स्टूडेंट्स, वेलकम इन हील साइकिल लैब। आज से मैं एक जून 2012 पेपर 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ। और पेपर 3 मतलब कि अभी तक मैं पेपर 2 ही सॉल्व कर रही थी, तो आज से मैं पेपर 3 की एक न्यू प्ले लिस्ट ऐड कर दूँगी। और पेपर जो है एक पेपर जो है 3 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि मैं 25 क्वेश्चंस का पार्ट बना रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे कुछ मेमोरीज दी हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरीज दी हैं और उनको कुछ टास्क से कनेक्ट किया गया है। इसे हम करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो LTM दिया हुआ है। LTM मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी, और उसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं, डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मेमोरीज वो होती हैं जो कॉन्शियस होती हैं, यानी हमारी अवेयरनेस में होती है, हमें पता होता है कि ये मेमोरी हमारे पास है। जबकि नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है वो अनइंटेंशनल मेमोरीज होती हैं, जिनके बारे में हमें रियलाइज भी नहीं होता कि वो हमारे पास है। ठीक है, सो जब हम डिक्लेरेटिव मेमोरी को एक्सप्लिसिट भी कहते हैं और नॉन डिक्लेरेटिव को इम्प्लिसिट भी कहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट declarative memory, there is a two type of declarative memory. First is episodic and second is semantic. episodic memory वो होती है जो कॉन्शियस और थॉट से रिलेटेड होती है। ठीक है, कॉन्शियस और थॉट से रिलेटेड होती हैं। जैसे हमारे लाइफ इवेंट्स हो गए, तो मैं इसके बारे में पहले भी कई क्लासेस में बता चुकी हूँ कि इन्वॉल्व्स कॉन्शियस थॉट्स। एंड देखिए यहाँ इवेंट्स लिखा है, लाइफ इवेंट्स के बारे में। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ LTM रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स और एपिसोड दैट वी हैव एक्सपीरियंस इन अवर लाइव्स। इट इन्वॉल्व्स कॉन्शियस थॉट एंड इज डिक्लेरेटिव। एग्जाम्पल, मेमोरी ऑफ फर्स्ट डे एट स्कूल। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं। दूसरा है सिमेंटिक। इट इज रिलेटेड टू लाइक काइंड ऑफ, इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्स। ठीक है, तो गिवन बाय कोहेन एंड स्क्वायर, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल नॉलेज। ये देखिए प्रोसीजरल मेमोरी यहाँ है, इसमें भी बात करेंगे। एंड ये यूनिवर्सल होती है और रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, इंक्लूड्स नॉलेज अबाउट द मीनिंगफुल वर्ड्स एज वेल एज जनरल नॉलेज। जैसे लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, इट इन्वॉल्व्स कॉन्शियस थॉट एंड इज डिक्लेरेटिव। समझ में आया? और इन दोनों में डिस्टिंक्शन जो किया था वो टल्विन ने डिफाइन किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी। नाउ लेट्स गो टू द नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। दीज आर 3 टाइप्स: प्रोसीजरल, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड फ्रेमिंग। तो प्रोसीजरल मेमोरी जो होती है वो आपके जो स्किल्स और हैबिट्स होती है उससे रिलेटेड होती है। जैसे आपको ड्राइव करना आता है, डांस करना आता है, म्यूजिक प्ले करना आता है, बैलेंस है, मोटर स्किल्स, ये सारे के सारे क्या है, स्किल्स बेसिस चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग हाउ टू डू थिंग्स। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल मेमोरी। और प्रीमिंग जो होती है ये जनरली वो होती है जो हमारी पहले की जो इन्फॉर्मेशन होती है, मेमोरी होती है, जब वो हमें न्यू मेमोरी को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है, इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करती है, तो दैट इज कॉल्ड प्रीमिंग। और ये ऑटोमेटिकल इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं। और क्यों होते हैं? ड्यू टू द एमिगडाला, बिकॉज एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस। नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इसके बेसिस पे आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि सिमेंटिक मेमोरी वो हो गई जो रिलेटेड टू फैक्ट्स हो गई। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क की बात हो रही है, तो इट्स मोर ऑन द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, सो आंसर इज बी। सेंसरी मेमोरी की बात करें तो स्कैनिंग द टास्क, सेंसेस ही करेंगे स्कैनिंग, तो आंसर विल बी डी। एपिसोडिक, क्योंकि जब फ्री रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन की बात होगी लाइफ इवेंट्स की, तो दैट विल टॉक अबाउट द एपिसोडिक। एंड इम्प्लिसिट विच इज रिलेटेड टू, अभी मैंने बताया था 3 पार्ट्स है, प्रोसीजरल, प्रीमिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, तो आंसर विल बी C. On the basis of that, answer will be D. Let's go to the question number 2. Development of superego according to Freud is a result of. देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के 3 पार्ट होते हैं, तो आई वांट एक्सप्लेन यू फर्स्ट दैट। समझ लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी जो दिया है उसके 3 पार्ट हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ऐसा है, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ, वहीं से आपको मैं बताती हूँ। वेट, In Freud's theories of psychosexual development, the superego is the last component of personality to develop. तो जब आप फ्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे तो उसने जब 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी दी है, तो सबसे पहले उसमें आता है इड, दूसरे में आता है ईगो और तीसरे में आता है सुपर ईगो। ठीक है, इड जो होता है वो बाय बर्थ होता है, क्योंकि बचपन से जो होता है बच्चे के अंदर जो है एक जिद करने की, एक अपनी ग्रेटिफिकेशन ऑफ बॉडी की नीड्स होती हैं, तो इसलिए उसके अंदर इड होता है, ये बाय बर्थ होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट ईगो, ये 3 इयर्स में आता है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में मीडिएट का काम करता है। ये एक्चुअली सराउंडिंग्स को देखता है और उसके बाद इड को सेटिस्फाई करता है। और सुपर ईगो जो होती है वो मोरल वैल्यूज़ होती हैं जो हमें पेरेंट्स या एनवायरनमेंट से मिलती हैं, जो जनरली 5 इयर्स ऑफ एज होती है।
इतना समझ में आया? तो सबसे पहले कौन आएगा? इड। दूसरे नंबर पे कौन है? ईगो। और थर्ड नंबर पे कौन है? सुपर ईगो। सो द इड इज अ बेसिक प्राइमल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, एंड नेक्स्ट द ईगो बिगन्स टू डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ चाइल्ड लाइफ. Finally, the super ego start to emerge around the age of 5. इतना समझ में आया? मैंने वही चीज बोला, birth, 3 years and 5 years. The ideas that contribute to the formation of super ego include not just the morals and value that we have learned from our parents, but also the ideas of right or wrong that we acquire from society and the culture which we live. तो super ego केवल वो नहीं होती जो moral values हमारे parents या हमारे लोग देते हैं, बल्कि यहाँ पे right और wrong जो हमें जो बताता है कि सही है क्या, गलत या सही क्या है, वो हमें सोसाइटी और कल्चर से भी मिलता है जिसमें हम रहते हैं. इन ऑर्डर टू रिड्यूस ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, फ्रॉइड स्टेटेड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म नोन एज आइडेंटिफिकेशन किक्स इन. तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए जब बच्चा इलेक्ट्रा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में होता है तो उस एंजाइटी को कम करने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जिस इंसान से आप कॉम्पिटिट कर रहे हो उसके जैसे बनने की कोशिश करो. तो इट इज द पॉइंट दैट द सुपर ईगो इज फॉर्म्ड. और लास्ट में कौन फॉर्म्ड हो रहा है? सुपर ईगो. सो इट इज बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ इनर मोरल अथॉरिटी एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ द फादर फिगर दैट स्ट्राइव टू सप्रेस द अर्जेस ऑफ द इड एंड मेक द ईगो एक्ट अपॉन दिस आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड. और जो फादर फिगर होता है जो एक्चुअली कहीं ना कहीं इड को सप्रेस कर रहा होता है और ईगो को, तो ईगो हमें हेल्प करती है एज अ आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स फाइंड आउट करने में, ताकि हम अपने इड की भी चला सकें और सुपर ईगो को भी मेंटेन कर सकें. तो दिस इज व्हाट अबाउट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ इलेक्ट्रा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तभी आइडेंटिफिकेशन की बात आ रही है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द आंसर विल बी रीसोल्यूशन इन दी रीसोल्यूशन ऑफ ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3. अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ओशन. इतना याद है तो सब कुछ याद है. ये पता चल गया किसने दिया है? न्यू PIR. और यहाँ पे वो पूछ रहा है डू नॉट इंक्लूड. मैं ओशन का पहले ही बता चुकी हूँ. ओशन ओ से होता है ओपननेस, सी से होता है कंसाइटनेस, ई से होता है एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीबलनेस एंड एन से न्यूरोटिज्म. अब देखिए जो वर्ड्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं वही इसका आंसर है. तो साइकोटिज्म इज नॉट देयर एंड द लाइज स्केल इज नॉट देयर. एग्रीबलनेस ए है और सी है. तो ऑन द बेसिस ऑफ 2 and 4 will be not come, so answer will be B. Let's talk about the fourth. When information currently being learned adversely affects the retention of information acquired previously, the phenomena is referred to as what? कुछ भी मैं कहूँ उससे पहले फिर से वही बात. रेट्रो की मतलब क्या होता है? ओल्ड. और प्रो का मतलब क्या होता है? नया याद है. तो अगर आपकी रीसेंट प्रॉब्लम हो रही है, रीसेंट इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स इट इज अ प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. और अगर आपको ओल्ड इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स इट इज अ रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. तो यहाँ पे देख लीजिए, अफेक्ट्स द रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड प्रीवियसली, यानी प्रीवियसली इन्फॉर्मेशन, और प्रीवियसली की बात होगी तो आंसर विल बी रिट्रो. सो आंसर क्लियरली कट इज द बी आंसर, रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्टॉर्शंस वगैरह की बात नहीं होगी, रिट्रीवल फेलियर की बात नहीं होगी, वो क्यूब वगैरह से होती है, तो वो मैं आगे बताऊंगी अगर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. मीडियन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ स्केल वैल्यू इन मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स. पहले मैं आपको समझाती हूँ मीन मीडियन मोड होता क्या है. जब अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं, सपोज दिस इज अ ग्राफ, तो ये जो बीच में जितनी पॉपुलेशन राय करती है वो इसलिए करती है क्योंकि ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है. और व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? जहाँ मीन, मीडियन, मोड तीनों लाई करते इक्वल. समझ में आया? मीन क्या होता है? इट इज़ एन एवरेज. मीडियन जो होता है, जब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को लगाते हैं तो जो मिड में नंबर आता है उसे मीडियन कहते हैं. और मोड वो नंबर होता है जो मोस्ट रिपीटेड, मान लीजिए 5 नंबर बार बार आ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम आता है तो उसे बोलेंगे मोड. एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं अगर इक्वल मोड से. ठीक है. सो मीडियन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ स्केल वैल्यू इन मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स. एकदम सही है. इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर आइडेंटिकल. तो ये भी ठीक है क्योंकि मैं दिखाई चुकी हूँ कि आइडेंटिकल होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं दोनों का. तो आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. रिसर्च सजेस्ट दैट डिले कंडीशनिंग इज जनरली द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ कंडीशन रिस्पॉन्स. तो रिसर्च कहती है कि जब हम अगर डिले करते हैं कंडीशनिंग करने में तो वो एक इफेक्टिव मेथड होता है कंडीशन रिस्पॉन्स को लाने में. एंड कंडीशन स्टिमुले हेल्प्स प्रेडिक्ट्स फोर्थकमिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द अनकंडीशनल स्टिमुले. तो जो कंडीशनल स्टिमुले आपने देखा होगा, जब क्लासिकल कंडीशनिंग के पहले CS आता है फिर UCS आता है ना. पहले बेल बजेगी और फिर खाना आएगा. तो
तो वो कह रहा है कंडीशन स्टिमुले हेल्प्स प्रेडिक्ट फोरकमिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द अनकंडीशनल स्टिमुले। हम देख चुके हैं जब बेल बजेगी तो डॉग को लगता है कि भैया बेल बजी है तो इट इज अ इंडिकेशन ऑफ कमिंग फूड। Yes, so this statement is also correct and this statement is also correct and both are giving the correct explanation. तो answer will be A. तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो रहा है ना, it means it is the effective way to conditioned response. Question number 7. Which of the following is not a cause of forgetting? Forgetting का कौन सा cause नहीं है? इसका वैसे तो आंसर सिलेक्टिव अटेंशन है। कैसे है मैं ये बताती हूँ। देखिए, जब हम सेंसरी STM और LTM की बात करते हैं तो जब सेंसरी मेमोरी होती है तो वो होती ही किसकी वजह से, सिलेक्टिव अटेंशन, क्योंकि हमारे सेंसेस तो कई सारे इन्फॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो सेंसेस होते हैं वो किसी सिलेक्टिव स्टिमुले पे आके रुकते हैं और उस पर वो अटेंशन लगाते हैं, यानी सिलेक्टिव अटेंशन हो गया। और वो कह रहा है नॉट कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, ये फॉरगेटिंग का कॉज नहीं है बल्कि ये तो स्टोरेज का, ये तो मेमोरी का पार्ट है। जबकि डिके का मतलब होता है जब हमारी जो, मान लो हम कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे हम अपने नोट्स पढ़ रहे हैं और हम कई टाइम से अपने नोट्स नहीं पढ़ पा रहे, तो वो आपकी मेमोरी क्या होने लगी, डिके, इंटरफेरेंस हो गई। मान लो आपने पहले कोई नोट्स बनाए थे और उसमें कुछ और नोट्स ऐड किए, अब आपके नए वाले नोट्स पुराने वाले नोट्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब आपने कुछ नई नॉलेज ऐड कर ली जिसकी वजह से इंटरफेरेंस आ रहा है। एंड रिट्रीवल इनिबिशन मतलब कि आपके पास कोई क्यू, एक्सटर्नल क्यूज नहीं है उसको रिकॉल करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड रिट्रीवल इनिबिशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ नॉट अ कॉज ऑफ फॉरगेटिंग इज सी, 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूशन ऑफ एन इवेंट विद पॉजिटिव आउटकम शेल बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आपको पता होगा पॉजिटिव सोचना, है ना। तो एट्रीब्यूशन ऑफ एन इवेंट विद पॉजिटिव आउटकम शेल बी ऑप्टिमिस्टिक। देखिए, जब हम पॉजिटिव आउटकम की बात कर रहे हैं दैट विल बी इंटरनल, ये स्टेबल होगा और इसका ग्लोबल कॉज होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a child classified as a case of mental retardation on DSM-4 TR, this diagnosis would recorded on। इसको करने से पहले let's show you something, then I'll this is DSM-4। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि DSM-5 तक हम आ चुके हैं एंड मैं सारे DSMs के ना एक बार ईयर बता देती हूँ क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं DSM-1 की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द DSM-1, तो सबसे पहले जब DSM आया था दैट इज केम इन 1952, फिर DSM-2 आया आपका 1968, ठीक है, दिस इज 2। फिर आपका DSM-3 आया 1980 एंड आपका 3R का मतलब होता है रिवीजन, यानी इसका रिवीजन हुआ 1987 में, ठीक है। और उसके बाद आपका आया 4 विच हैज़ कम इन 1994 एंड फिर आया 4R TR यानी टेक्स्ट रिवीजन हुआ उसका एंड दैट हैज़ कम इन 2000 एंड लास्ट में आपका आया 5th, जिसका 5th वैसे बना तो मतलब 2000 दिसंबर 2012 में था, लेकिन पब्लिश जो हुआ 2013, सो वी विल राइट 2013। अब इसको याद करने का इजी बहुत तरीका है कि 1952 में लगभग हमारा जो है मतलब दैट्स लाइक इन द स्टार्टिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो यू कैन लर्न दिस। 1968 के आसपास चीन से वॉर हुआ था, देन इट इज़ कमिंग इन 80, फिर 87 में हुआ एंड मैं 4 से 94 याद रखती हूँ, 4 TR से T है तो आई रिमेंबर 2000 एंड 5th इज कमिंग 2013। तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे याद करना है, थोड़ा सा मेरा अपना याद करने का है। तो यहाँ जब DSM-4 की बात करते हैं तो वो 5 एक्सेस में डिवाइडेड था। इसको सिंपल से लर्न करने का तरीका ये है कि ये याद रखो, एक्सेस 2 में है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड मेंटल रिटार्डेशन, और उसको बाकी सारे छोड़ के बाकी सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कहाँ पे हैं, एक्सेस 1 में, एक्सेप्ट पर्सनालिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन क्योंकि ये 2 में आ गया। 3rd में आपके बाकी जनरल मेडिकल कंडीशंस आ गए, 4th में आपके साइको सोशल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ गए एंड 5th में आपके आ गए करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द आंसर विल बी एक्सेस 2। सो दिस इज द आंसर कि किस में मेंटल रिटार्डेशन आता है, तो अगर पर्सनालिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन की बात आए तो एक्सेस 2। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको कुछ दिया है कि अवेयरनेस ऑफ ऑन थॉट प्रोसेस इनेबलिंग इफेक्टिव लर्निंग थ्रू करेक्शन आर कॉल्ड। देखिए, अपने थॉट्स के बारे में, और अपने थॉट्स के बारे में बात होती है तो उसे मेटा ही बोलते हैं। तो वैसे तो ऑन द बेसिस ऑफ मेटा कॉग्निशन। आप एल्गोरिदम की बात करें तो ये हम देख चुके हैं, जैसे मैथ्स में होता है कि एक के बाद एक स्टेप होता है एल्गोरिदम। एनालॉगीज वी ऑल्सो नो। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस मतलब जो एक कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है
उसके बेसिस पे फिर भी मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है. दिस इज मेटाकॉग्निशन इज डिफाइंड इन सिंपलेस्ट टर्म्स थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग. द रूट मेटा मीन्स बियॉन्ड, so that term refers to beyond thinking. Specifically, this means that it encompasses the process of planning, tracking, and assessing your own understanding of performance. The phrase was termed by American development psychologist John H. Flavel in 1979, and the theory developed throughout 1980s among research working with young children in early cognitive stages. So this is all about, okay, so that is called metacognition. And now talk about the question number 11. ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वुड बी रिक्वायर्ड इन ना 3 into 3 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन विद 10 सब्जेक्ट्स पर सेल. तो ये तो आपको दिख ही रहा है 3 into 3 into 2, ये तो दिख ही रहा है. फिर वो क्या बोल रहा है 10 सब्जेक्ट्स पर सेल, तो इंटू 10 कर देंगे. सो यूल गेट इट 3 3 is 9, 9 2 is 18 and 18 into 10 you will get 180. So answer will be the D, 180. क्वेश्चन नंबर 12, मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ ग्रोथ फोकस्ड ऑन. तो ये किस किस चीज़ों पे जो मैकेनिस्टिक मॉडल ग्रोथ की बात हो रही है, तो देखिए क्या क्या हो सकता है. एनवायरनमेंट की बात होगी, बिहेवियर आउटपुट की बात होगी, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. आप सोचिए इवोल्यूशनरी ओरिजिन की बात होगी कि कब ह्यूमन कैसे ओरिजिन किया है. जब ग्रोथ की बात कर रही है तो वो तो फिजिकल ग्रोथ जो हमारी जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वो देखी जाएगी, तो ये नहीं होगा. क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन लर्न रिस्पॉन्स ये होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आंसर इज बी 1 and 3. क्वेश्चन नंबर 13, सिले लार्जली इग्नोर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन स्ट्रेस. मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एडर्नल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडर्नल मेडुला और दूसरा पार्ट होता है एडर्नल कॉर्टेक्स. ठीक है, तो इनमें से वो कहता है कि स्ट्रेस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो मेडुला. ठीक है, लेकिन मैं सिलाई की कुछ स्टेजेस वगैरह हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रही हूँ. देखिए ये इन 1936 हैंस सीएल क्रिएटेड अ स्ट्रेस मॉडल जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम. इन्होंने एक ये मॉडल दिया था जिन्होंने इसने बताया कि जो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है वो कैसे काम करता है एंड हाउ अगेन एंड डिसीजेज आर कॉज्ड बाय क्रॉनिक एक्सपोजर टू स्ट्रेस. और आपको पता ही होगा कि स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी डिसीज़ को मतलब क्रॉनिक बनाने में. तो यहाँ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम के 3 पार्ट्स थे स्ट्रेस के रिस्पॉन्स, जिस तरह से ह्यूमन अडेप्ट करता है रिस्पॉन्स भी स्ट्रेस में. देखिए पहले तो होता है अलार्म स्टेज, जब आपकी बॉडी अलार्म हो जाती है किसी डिसीज़ को लेकर, दिस इज़ योर अलार्म. आपकी बॉडी रिंग करने लगी, आपका इम्यून सिस्टम लड़ने लगा. दूसरा, जब आपका अलार्म हो गया तो फिर उसके बाद जो होती है फाइट करती है, और एक फाइट करने के बाद आपकी बॉडी पहुंच जाती है रेसिस्टेंस पे. ठीक है, रेसिस्ट करने लगती है. नंबर 3 है एग्जॉशन, जब आपकी बॉडी पूरी तरह थक जाएगी एंड यू डोंट हैव एन एनर्जी टू फाइट विद द डिसीज एंड अल्टीमेटली इट विल बी टर्मिनेटेड. सो दीज आर द 3 स्टेज ऑफ हंस सीआल, जिसे हम बोलते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव दिस. एंड द क्वेश्चन नंबर, तो आपको समझ में आ गया मेडुला होगा और बाकी ऑप्शंस नहीं हो सकते. आगे क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर नॉट बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग. तो आपको पता है क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, अगर आपने थेरेपीज वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ा हो तो उसमें स्टिमुलस काम करते हैं. और फ्लडिंग में क्या होता है कि डायरेक्टली आपने जो है मान लो किसी को स्पाइडर से डर लगता है और मैंने डायरेक्टली उसके हाथ में स्पाइडर थमा दिया, इसे बोलते हैं फ्लडिंग. ठीक है, और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप, पहले मैंने उसको वर्चुअल रूप में दिखाया, पहले सपोज मैंने उसको थिंक करवाया कि थिंक अबाउट अ स्पाइडर, तो उसका थोड़ा सा फियर कम हुआ. दूसरे स्टेज पे मैंने उसको एक वर्चुअल उसमें दिखाया कि देखिए उसको महसूस करके दिखाया. थर्ड में मैंने उसका एक कुछ वैसा दिखा दिया, नकली स्पाइडर उसके हाथ में पकड़ाया. फोर्थ में मैंने उसको स्पाइडर से टच करवाया. तो दिस इज अबाउट सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. अब बाकी अगर बात करें क्लाइंट सेंटर थेरेपी, ये बात होती है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की, तो ये तो हो ही नहीं सकता. तो अगर 3 नहीं है तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना. लेकिन सॉरी ये पूछा है नॉट बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, तो क्लाइंट सेंटर थेरेपी इज नॉट बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग. तो ये वाला अब सॉरी तो फर्स्ट वाला नहीं होगा, यानी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है. लेकिन हमें पता है कि फ्लडिंग और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. तो अगर 1 and 4 हैं तो 1 and 4 तो हमें चाहिए ही नहीं, तो ये वाला डिलीट हो गया, ये वाला डिलीट हो गया, ये वाला. तो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर इज 2 and 3. तो ट्रांसफरेंस आपको जनरली फ्रॉइड में मिलेगा, जिसमें जो है क्लाइंट जो है जो अपने थेरेपिस्ट को समझ लेता है, जिस पर्सनालिटी के वो अगेंस्ट है या जिसके बारे में सोच रहा है उसको वो समझ लेता है, और वो सिर्फ कॉल्ड ट्रांसपेरेंस. और क्लाइंट सेंटर थेरेपी इज रिलेटेड टू योर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. तो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर इज बी. सॉरी आई एम मेकिंग इट वेरी मैसी. सो दैट इज. एंड क्वेश्चन 15,
क्वेश्चन 15, Question 15. Annual or semi-annual ratings or each employee performance coupled with feedback about the ratings they receive are referred to as what? देखिए, अगर आप कभी मैकडी या किसी रेस्टोरेंट गए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ना कई बार ऐसे लगा होता है, ऐसे एक बड़ा सा समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे हर मंथ के एम्प्लॉय को अप्रेजल मिलता है कि इसने ये आज इस मंथ अच्छा काम किया। तो यहाँ पे एनुअल और सेमी एनुअल की बात करें, यानी साल और 6 महीने में रेटिंग मिलती है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को, ठीक है, और उनको फीडबैक मिलता है और उनको रेटिंग्स मिलती है। तो दे रिसीव आर रेफर टू एज, तो ये क्या कहलाएगा? परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की बात हो रही है। देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स है क्या, ठीक है। सो दिस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल्स ऑल्सो रेफर टू एज परफॉर्मेंस रिव्यू, यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में कोई रिव्यू फीडबैक कैसे देता है और उसको आपके इवेल्युएशन चल रहा है। डेवलपमेंट डिस्कशन और एम्प्लॉय अप्रेजल इज अ मेथड बाय विच अ जॉब परफॉर्मेंस ऑन एम्प्लॉय इज डॉक्यूमेंटेड एंड इवेल्युएटेड, तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आपको पता चल गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, ठीक है। अब यहाँ इन्वेंट्रीज वगैरह ये सब की बात तो हो नहीं रही है, तो अप्रेजल की ही बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ कुछ हार्मोन्स दिए हैं आपको और उसके अंदर आपको सिंथेसाइज्ड फॉर्म दिए हैं, तो इसमें तो मैं कुछ ज़्यादा खास बता नहीं सकती, ओनली आई कैन मैच इट आउट। तो यहाँ पे पी का है स्टेरोडाइल हार्मोन्स जो है, दैट इज कॉल्ड रिलेटेड टू, पी इज रिलेटेड टू 4 अमीनो एसिड डेरिवेट्स, ठीक है, एंड प्रोटीन हार्मोन्स इज रिलेटेड टू long chain of amino acids, and peptide hormones are related to short chain of amino acids, and steroid hormones related to fat, that is fat molecule, ठीक है ना। So this is, तो answer on the basis of the answer is A. Question number 17. Arrange the following needs in accordance with Maslow hierarchy. तो अब्राहम मास्लो का नाम आपने सुना होगा और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में उनका नाम आता है। तो ये देखिए, ये है मास्लो का पिरामिड, जिसमें सबसे पहले आपको दिखेगा फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, सेफ्टी नीड्स, फिर आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है, फिर आपको बिलोंगिंगनेस एंड लव्स नीड्स चाहिए होती हैं, फिर आपकी सेल्फ स्टीम नीड्स आती हैं, एंड देन आपका एक लास्ट पोटेंशियल आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पहली जो बेस 2 नीड है, सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल, उन्हें बेसिक नीड्स बोलते हैं, दैट्स नंबर 1 स्टेज। फिर आपकी स्टीम नीड्स और बिलोंगिंगनेस होती है, वो होती है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, एंड द लास्ट वन इज सेल्फ सप्लीमेंट। इसके साथ मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये भी थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था, तो आई जस्ट मेक इट लाइक। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान लीजिए फ्रेंडशिप जो है वो किस उसमें आएगी, तो दैट्स कॉल्ड लव एंड बिलोंगिंग, या आपका कॉन्फिडेंस किस में आएगा, दैट्स सेल्फ स्टीम। तो इस तरह की चीज़ें। एंड व्हाट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन, तो यहाँ मोरलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रोड्यूसर, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, तो दीज आर कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द आंसर इज सो ईजी इन दैट वे। तो आंसर इसका है, अगर आप इसको ऑर्डर में लगाएंगे तो इसका आंसर जो सबसे पहले आएगा आपकी फिजियोलॉजिकल नीड यानी 3, एंड उसके बाद आपकी आएंगी सेफ्टी नीड्स यानी 4, एंड देन बिलोंगिंगनेस 2, एंड देन स्टीप, तो आंसर बेसिस ऑफ दैट डी। Question 18. What is the true for the contention that we are normally driven to eat by the anticipated pleasure of eating? तो इसका आंसर जो है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंसेंटिव थ्योरी। तो देखते हैं इसका आंसर ऐसा क्यों है, मैंने एक्सप्लेनेशन दी है पीछे। This is positive incentive value is an anticipated pleasure involved in the performance of a particular behavior. तो ये एक्चुअली प्लेजर होता है, एंटिसिपेटेड प्लेजर, जो इन्वॉल्व होता है परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर सच एज ईटिंग अ पर्टिकुलर फूड और ड्रिंकिंग अ पर्टिकुलर बेवरेज। इट इज़ अ की एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंसेंटिव थ्योरी ऑफ हंगर। ये हंगर के ऊपर है थ्योरी। इसमें सेट पॉइंट किया जाता है अजम्पशन ऑफ ईटिंग इज अ व्यू ऑफ हंगर इज द रिजल्ट ऑफ एनर्जी डेफिसिट। देखिए, जब कोई खाना खाता है तो यह माना जाता है कि बॉडी में एनर्जी डेफिसिट हुआ है, तभी वो सेट पॉइंट को दोबारा से रीस्टेब्लिश करने के लिए खाना खा रहा है, ठीक है। दे देन व्यू ईटिंग एज अ मीन्स ऑफ एलिवेटिंग एनर्जी डेफिसिट इन ऑर्डर टू रीच देयर सेट पॉइंट। तो आपकी एनर्जी लेवल यानी ग्लूकोज लेवल कम हुआ, आपने फूड खाया फिर से, और फिर से आपका एनर्जी लेवल अप हो गया, तो दैट इज कॉल्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट your answer will be C, that is called positive incentive theory. Homeostasis का मतलब होता है एक balance of the body. Negative feedback system is something that is set point, मतलब एक set point पे लाना body, किसी भी चीज़ को हो सकता है वो किसी बारे में
What does reduce the problem distance between the starting point and the goal? तो क्या कर सकता है इसमें, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? आंसर इज मीन एनालिसिस. व्हाट डज इट मीन? लेट्स गो फॉर दिस एक्सप्लेनेशन. This is mean analysis is a problem solving technique used commonly in artificial intelligence for limiting search in artificial intelligence program. तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो यूज़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ताकि लिमिटिंग किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स को. ठीक है. Question number is 20. In an experiment, if a light is repeatedly presented just before the electric shock is given, the animal learns. देखिए, पहले तो अवॉइडेंस और स्केप में डिफरेंस समझिए. अवॉइडेंस का मतलब होता है जब आप किसी ऐसे स्टिमुले को अवॉइड कर रहे हैं, उसे अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं. और स्केप का मतलब होता है वहां से भाग जाना, मतलब रन अवे हो जाना. ठीक है. So, if the experiment of a light is repeatedly presented just before the electric shock is given, the animals only operant escape. तो वो भागेगा वहाँ से, escape करेगा. ठीक है. Question number 21. The contention that our facial expression influence our emotional experience attests to which of the following hypothesis? कि हमारे जो facial expression होते हैं वो हमारे emotional experience को influence करते हैं. ये किस hypothesis के basis पे? तो answer is facial feedback hypothesis. तो एक बार इसको देख लेते हैं. देखिए, द आइडिया दैट फेशियल एक्सप्रेशन कैन हैव एन इफेक्ट ऑन इमोशनल एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, अ वुमेन अटेंडिंग अ सेफ स्टफी पार्टी फोर्स हरसेल्फ टू स्माइल एंड फाइंड शी फील्स हैप्पी एज अ रिजल्ट. तो इसका ये कहना है कि सपोज मान लो कोई एक वुमेन थी और वो पार्टी में गई और उसका मूड ख़राब था, वो लेकिन क्योंकि वो गैदरिंग में थी तो शी हैज़ टू स्माइल, तो थोड़ी देर बाद उसको खुद ही अच्छा लगने लग गया. तो इसे बोलते हैं फेशियल एक्सपीरियंस हाइपोथेसिस. एंड the next is 22 क्वेश्चन इज. सो ये है कुछ कॉग्निटिव प्रोसेस दिए हुए हैं और ये इसके लोकल्स दिए हुए हैं, तो लेट्स मैच इट. तो फीचर बेस्ड जो होता है वो होता है बॉटम अप प्रोसेसिंग सिस्टम. होल बेस्ड जो होता है दैट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग सिस्टम. एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी होती है वो लेफ्ट सेरिबल हेमिस्फीयर में होती है, और एब्स्ट्रैक्ट की चीज़ें जनरली लेफ्ट हेमिस्फीयर में होती हैं. एंड जो स्पेसिफिक एग्जाम्पलर होते हैं वो राइट सेरिबुलर में होते हैं. तो ऑन द basis of that the answer will be B. Question number 23. यहाँ पे कुछ disorders है और उनके symptoms दिए हैं, तो I think you can do that. अगर आप easily देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक फ़ायदा ये होता है कि अगर एक भी ऑप्शन पता है तो कई बार उससे भी आंसर ठीक हो जाते हैं. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सबसे इजी वाला लें, मेनिया क्या हो सकता है? तो मेनिया हो सकता है रैपिड स्पीच एंड फ्लाइट ऑफ आइडिया. देखते हैं ना, मेनिया में जो होता है बंदा एकदम से कभी तो बहुत हाई सोचता है, उसके आइडियाज़ एकदम हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो एक्सेसरली, उसकी स्पीच भी बहुत तेज़ होती है. तो क्यू विल बी 4. ठीक है. और कैटाप्लेक्स से रिलेटेड टू नार्कोलेप्सी. नार्कोलेप्सी एक स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान कुछ भी एक्साइटेड करते हुए एकदम से सो जा सकता है. हो सकता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा हो, उस टाइम भी वो सो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड नार्कोलेप्सी. एंड एक्सेसिव फियर ऑफ क्राउडेड प्लेस, तो ये एगोराफोबिया हो गया. And vexy flexibility, that is called schizophrenia. So on the basis of that, answer will be D. Let's talk about the 24. In a two-way ANOVA with A and B as the independent variable, if the F ratio is computed as MSA into B upon MSW is significant, it can be conclude that. देखिए, कुछ क्वेश्चंस ना मुझे भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी. आई हैव सम लिमिटेशंस, तो मैं इसका सिर्फ अभी आपको आंसर बता रही हूँ. द आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 25. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल लीजन. तो ये भी एक बायो का काफ़ी डीप क्वेश्चन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द आंसर इज क्रायोजेनिक लीजन. तो ये रिवर्सिबल लीजन है. ठीक है. दैट इज, तो आई थिंक आई हैव फिनिश दिस. मैंने सारे आपको बता दिए हैं. दैट्स ऑल. ये क्रायोजेनिक लीजन क्या है मैं एक बार पढ़ देती हूँ. डिस्क्राइब इन 1958 by Kretzo and it produced by freezing depends on the severity of the trauma. The cryogenic lesion associated with deep freezing as required in the treatment of tumors. It is a volume of coagulation necrosis. So this is about, and that's all. Thank you. And if you like my video, please share, subscribe and like it and comment it. That's all, and I'll send you the next part in few days or like in some time. Thank you.